Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul and from this video onwards I'll be starting with exam kit solution of F1. तो मैंने F3 के सारे exam kit के solutions complete कर लिए and now I'll be doing F1 के exam kit के questions. चलो let's start guys. तो सबसे पहला है we'll start with the first chapter. The first chapter is the business organization. तो business organization which of the following is not a key feature of an organization? Key feature. तो ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें कौन सा की फीचर नहीं था? कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन होता था, कलेक्टिव गोल्स होता था, सोशल अरेंजमेंट होता था, क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस ये नहीं होता था. इट वॉज नॉट अ की फीचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये तो हमने चीज़ें डेफिनेशन में ही पढ़ी थी. देन द आंसर इज डी, क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज नॉर्मली फाउंड इन पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर बेसिकली कौन सी होती है? जो सिर्फ गवर्नमेंट ही करती हैं उन सेक्टर में काम और उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता. नो प्रॉफिट मोटिव. सो सबसे पहले स्कूल्स आर पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट ही करती है और उसका नो प्रॉफिट मोटिव होता है. चैरिटीज़, अब चैरिटीज़ कैन बी पब्लिक कैन बी प्राइवेट. इसमें लिखा हुआ है इज़ नॉर्मली फाउंड इन पब्लिक सेक्टर. चैरिटीज़ प्राइवेट भी होती हैं, पब्लिक भी होती हैं, दोनों होती हैं. तो इसीलिए हम चैरिटीज़ नहीं आंसर देंगे, हम स्कूल्स ही देंगे क्योंकि नॉर्मली स्कूल्स ही होते हैं पब्लिक सेक्टर में और बिजनेसेस तो प्राइवेट पब्लिक प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट दोनों होते हैं. सो आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 3, पब्लिक सेक्टर इज नॉर्मली कंसर्न विद. जैसा मैंने अभी बताया था, पब्लिक सेक्टर बेसिकली होता है एक तरह से गवर्नमेंट का जिसका नो प्रॉफिट मोटिव होता है. सो पब्लिक सेक्टर नॉर्मली कंसर्न विद मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, नो. प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू स्पेसिफिक ग्रुप फंडेड फ्रॉम चैरिटेबल डोनेशन, नो. द प्रोविजन फॉर बेसिक गवर्नमेंट सर्विस, येस. जो पब्लिक सेक्टर होता है वो बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज देता है. रेजिंग फंड बाय सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स, तो ये भी नहीं होता. सो आंसर इज सी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल से हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा. क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन द ऑफ द कंबाइंड एंटिटी? ओके, लेट्स सी. A company is a company which specializes in forestry. It has recently purchased B company which runs a chain of recreational resorts. A has allowed B to build several new resorts on land which is owned by A but which is of no longer able to use. The resorts have proven highly profitable and popular. Which of the following best explains the reason for improved performance of combined entity? तो परफॉर्मेंस कैसे बढ़ी है? पहली बात, इसमें स्पेशलाइजेशन, इस पर स्पेशलाइजेशन की कोई भी बात नहीं हुई क्योंकि ए तो स्पेशलाइज है फॉरेस्ट्री में. ठीक है ना, ए इज स्पेशलाइज इन फॉरेस्ट्री, तो ए ने स्पेशलाइजेशन का तो अपना काम ही नहीं करा, तो ए नहीं होगा. सोशल इंटरएक्टिविटी, इसमें कोई सोशल इंटरएक्टिविटी तो नहीं है कि फ्रेंड्स वगैरह बनाए, नहीं है. थर्ड इज सिनर्जी. सिनर्जी का मतलब क्या होता है? मिल बांट के काम करना. तो सिनर्जी की वजह से दोनों ने मिलके काम करा. ए ने बी का देखा कि बी किस चीज़ में स्पेशलाइज है, चाहे बी को परचेज कर लिया लेकिन बी को बोला कि तू ही रिजॉर्ट्स बना, आई विल नॉट इंटरफियर. मिल के काम करा, अपनी लैंड दे दी. सो द आंसर इज सिनर्जी. फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिमिटेड कंपनीज इज करेक्ट? लिमिटेड कंपनी के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, लेट्स सी. पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैव एक्सेस टू अ वाइडर पूल ऑफ फाइनेंस देन पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर. ये तो हमें पता ही है, तो है ही आंसर कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती हैं उसको बहुत ईजिली फाइनेंस मिल जाता है एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडर्स बिकॉज इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, रजिस्टर होती है, हर चीज़ इसकी गवर्नमेंट देखती है, हर साल इसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं. सो दैट्स वाई पब्लिक सेक्टर को लोन थोड़ी जल्दी मिल जाता है. Both public and private companies are allowed to sell share to the public. False. Private companies are not allowed to sell share to public. Companies are always owned by many different investors. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. एक बंदा भी कंपनी चला सकता है, 1 person कंपनी भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है हर कंपनी में इन्वेस्टर हो, ओनर भी हो सकता है एक.
शेयर होल्डर्स आर लायबल फॉर एनी डेट ऑफ द कंपनी में इनकर, रॉन्ग, शेयर होल्डर्स आर नॉट लायबल, क्योंकि शेयर कंपनी तो वैसे भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कंपनी की तो वैसे भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो जब लिमिटेड लायबिलिटी होती है तो हाउ शेयर होल्डर्स विल बी लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो द आंसर इज ए ओनली. Sixth is, consider the following list of different organizations. Which of these organizations would normally be classified as both not-for-profit organization and private sector organization? Not-for-profit and private. तो देखते not-for-profit and private क्या होता. इसमें हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये तो पब्लिक होता है तो ये तो होगा ही नहीं. पार्टनरशिप्स हमारा प्राइवेट भले ही होता है लेकिन इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं होता, पार्टनरशिप तो प्रॉफिट मोटिव होता है, इट्स अ बिजनेस, तो सेकंड भी नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है. चैरिटीज, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, चैरिटीज कैन बी प्राइवेट, कैन बी पब्लिक, बट नॉर्मली कंसिडर्ड एज प्राइवेट, और चैरिटीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट, सो सी होगा. कंपनीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसा कुछ नहीं है, कंपनीज प्रॉफिट कमाती है, सो आंसर इज 3, दैट मीन्स बी ओनली. ठीक है. Question number 7. So question number 7 is, an organization that is owned and democratically controlled by its members, which type of organization does this relates to? तो अगर owned and controlled by members है तो पहली बात इसको हम चैरिटी नहीं बोल सकते. Why don't we call it as charity? Because charity हालांकि ओन्ड बाय, इसमें ओन्ड एंड कंट्रोल बाय मेंबर्स का पॉइंट है, बट चैरिटीज़ में एज सच मेंबर्स तो होते नहीं हैं. चैरिटीज़ आर लाइक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें कंट्रोल गवर्नमेंट का भी होता है क्योंकि चैरिटी शुड बी रजिस्टर्ड एंड ऑल, तो इसमें खाली ओनर का कंट्रोल नहीं होता. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बिजनेसेस एंड ऑल विच मे नॉट बी अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो गवर्नमेंट में रजिस्टर करनी पड़ती हैं एंड गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत कंट्रोल उसमें भी होता है. देन कम्स कोऑपरेटिव. अब कोऑपरेटिव सबको याद होगा, मैंने कोऑपरेटिव का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था. कोऑपरेटिव लाइक जैसे बहुत लोगों को पता होगा कि जो सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे फ्लैट्स, बेसिकली फ्लैट्स में जो बहुत सारे बच्चे फ्लैट्स में रहते होंगे, तो फ्लैट्स में क्या होता है, बहुत चीज़ें हमें फ्लैट्स के अंदर ही अवेलेबल हो जाती हैं एट अ वेरी लेसर रेट. क्यों? फ्लैट में क्या होता है, फ्लैट्स इज़ लाइक अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो क्या होता है कि फ्लैट में जैसे फॉर एग्जांपल सबको सब्जियां लेनी है, तो फ्लैट में से कुछ लोग सब्जी मंडी जाते हैं, मार्केट जाते हैं, वहाँ से बल्क में सामान परचेज़ कर लेते हैं, और बल्क का सामान हमेशा सस्ता होता है, तो वो बल्क में सामान परचेज़ कर लेते हैं और वो सारा सामान सारे फ्लैट ओनर्स को जिसको चाहिए होता है वो ले लेते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ लाइक अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो इट इज़ ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बाय इट्स मेंबर्स ओनली, क्योंकि इसमें ओनर्स नहीं होते. तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कैन बी ओनर्स, बट यहाँ पे सारे मेंबर्स होते हैं, इट्स नॉट ओनर्स. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स नहीं, ये कंट्रोल्ड बाय डायरेक्टर्स होते हैं. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर कंट्रोल्ड बाय डायरेक्टर्स एंड नॉट मेंबर्स. मेंबर्स मीन्स ओनर्स. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी. 8, वेस्ट्रोस इज, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस. सबसे अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या रहेगा? Vestos is an organization which imports computers into country A and sells them the public in order to make profit. It is owned by 15 individual investors, each of whom owns an equal number of shares in Vestos. Vestos is not a public limited company. मतलब Vestos is a private limited company. It could have been a private limited company or it could have been a partnership. दो चीज़ें हो सकती है, या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप है, क्योंकि इसमें ये तो लिखा नहीं हुआ कि इट्स अ कंपनी, इट्स नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो कैन बी प्राइवेट लिमिटेड, कैन बी पार्टनरशिप. सोल ट्रेडर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 15 डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं. तो बेस्ट लोन कैसे मिलेगा इसको? पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग. गवर्नमेंट तो कभी प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग करती ही नहीं, गवर्नमेंट क्यों इनको फंडिंग करेगी? एग्जिस्टिंग ओनर्स ऑफ वेस्ट्रोस. सो एग्जिस्टिंग ओनर्स यानी जो ये 15 इंडिविजुअल हैं, इन्हीं को बोला जा सकता है कि आप बिजनेस में और पैसे लगाओ. इट कुड हैव बीन टोल्ड टू देम कि आप बिजनेस में और पैसे लगाओ, विच कैन बी ऑप्शन. थर्ड, इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक.
वेस्टोस कंपनी तो शेयर्स इशू कर ही नहीं सकती क्योंकि इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप, तो ये पब्लिक को शेयर्स इशू कर ही नहीं सकती। डोनेशन फ्रॉम पब्लिक, डोनेशन भी कैसे लेगी, क्या बोल के डोनेशन लेगी, क्या है कोई भलाई का काम कर रही है? वेस्टोस इज डूइंग इम्पोर्ट्स, कंप्यूटर इम्पोर्ट करके कंप्यूटर सेल कर रही है, तो ये क्या बोलेगी हमें डोनेशन दे दो। अगर चैरिटी होती तो मे बी ये डोनेशन ले लेती, लेकिन ये काम बिजनेस कर रही है तो बिजनेस के लिए डोनेशन थोड़ी मिलेगा। सो दैट मीन्स द आंसर इज बी। नाइन्थ, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? तो पहला, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैव वेरिड ऑब्जेक्टिव्स विच डिपेंड्स अपॉन नीड्स ऑफ देयर मेंबर्स और द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी दे आर क्रिएटेड टू बेनिफिट। येस, एनपीओ का काम ही होता है कि मेंबर्स का और सोसाइटी का भला करना, सो दिस इज ट्रू। A primary objective of government funded organization is to reduce cost to their operation, thus minimizing the burden on taxpayer। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे स्कूल्स होती हैं, है ना, तो स्कूल्स का काम क्या होता है? स्कूल्स का काम होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है ना, एंड दस इसका कोई टैक्स पेयर से एज सच कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इनका, दैट इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू जनरल पब्लिक, बस। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कोई कॉस्ट ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सस्ती चीज़ें देंगी, इट्स नॉट लाइक दैट, वो टॉप नॉच चीज़ें देती है। सो दैट्स वाई कोई रिड्यूस कॉस्ट करने का ऑप्शन नहीं होता इसमें, सो दिस इज फॉल्स। 10th, consider the following statements. Charities would usually be classified as a type of NGO. चैरिटी को क्या हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं? येस, वी कैन कॉल इट अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। इट्स अ प्राइवेट काइंड ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स बेनिफिट फॉर सोसाइटी, सो दिस इज ट्रू। ठीक है, अच्छा एक चैप्टर खत्म भी हो गया, बहुत ही सिंपल था गाइज। चलो नेक्स्ट चैप्टर गाइज, मैं एक बार पहले पीछे वाले सारे आंसर्स चेक कर लूँ, जस्ट वेट। अगर सारे मैच हो गए तो ठीक है, नहीं मैच हुए तो मैं वो बता दूंगा मेरा क्या गलत था। कुछ सारे क्वेश्चन अभी तक ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग entrepreneurial structure is correct? So first is इसमें, so entrepreneurial होता क्या बेसिकली, जब इंडिविजुअल बंदा अपना बिजनेस चलाता है, ठीक है, इज द सोल ओनर, सारे प्रॉफिट सारे लॉसेस उसी को मिलते हैं। तो उस केस में क्या होगा, इट यूजुअली अलाउ फॉर डिफाइंड करियर पाथ फॉर एम्प्लॉयज़। ऐसा तो आई थिंक कुछ नहीं है। डिफाइंड करियर पाथ ऑफ एम्प्लॉयज़, तो आई थिंक ये नहीं होगा गाइस। रीज़न बीइंग, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जब एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर चलता है तो ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग द बिजनेस आर टेकन केयर बाय द ओनर यानी एंटरप्रेन्योर। तो एम्प्लॉयज़ को तो जैसा काम दिया जाए सिर्फ वही करना होता है। सो उनकी एज सच कोई करियर अ गुड मैनेजर्स ऑफ अ बिजनेस, तो वो चीज़ नहीं होती। सो इट ऑफन enjoys strong goal congruence throughout the organization। हाँ, स्ट्रॉन्ग गोल कॉन्ग्रेंस में कह सकता हूँ, रीज़न बीइंग क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर है उसमें ओनर ही डिसाइड करता है गोल, और एक ही गोल पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है। हर डिपार्टमेंट के अलग अलग गोल्स नहीं होते, तो कॉमन गोल होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। तो बी इज द आंसर। इट कैन नॉर्मली कोप अप विद सिग्निफिकेंट डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ। इट कैन नॉट, क्योंकि अकेला बंदा है, वो कैसे काम करेगा, इतनी इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएगा, तो वो बहुत ही अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ अ फंक्शनल स्ट्रक्चर? तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता था गाइस? फंक्शनल स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर जहाँ पे वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग एंड ऑल। तो कौन सा इसका डिसएडवांटेज है? तो पहला, लैक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऐसा तो कुछ नहीं है, दिस इज एन एडवांटेज, सॉरी, स्केल स्ट्रक्चर में हमारा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कम लगती है। जैसे मैंने बताया था डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर तो हमें हर डिपार्टमेंट को अलग अलग मशीन परचेज करनी पड़ेंगी हर प्रोडक्ट वाले को, लेकिन फंक्शनल में तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो दिस इज इनफैक्ट इसमें तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, सो दिस इज रॉन्ग।
एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, बल्कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में तो हम वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तो हर फंक्शन का अपना स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, तो स्टैंडर्डाइजेशन होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। स्पेशलिस्ट फील आइसोलेटेड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बल्कि स्पेशलिस्ट का तो काम होता है फंक्शन में, प्रोडक्शन का ये पर्सन ही स्पेशलिस्ट इन प्रोडक्शन, तो वो प्रोडक्शन ही देखेगा सारी, तो वाई ही विल फील आइसोलेटेड, वो तो बल्कि काम कर रहे हैं इस चीज़ में, तो दिस इज इन फैक्ट नॉट अ डिसएडवांटेज। एम्पायर बिल्डिंग इन अ डिसएडवांटेज, कि प्रोडक्शन वाले एक अपनी एम्पायर बिल्डिंग कर लेते हैं कि हाँ जैसा हम बोल रहे हैं उतनी ही प्रोडक्शन होगी, सेल्स वाले अपनी एम्पायर बिल्डिंग बना लेते हैं कि जैसा हम बोल रहे हैं, हमने बोला इतनी सेल्स होगी तो इतनी ही सेल्स होगी, तो डी इज दी आंसर। Next question number 13. So 13 is, P company is a company that makes single product. It has very standard ways of manufacturing this product which are used in all its factories. There are many rules and procedures to follow. Identify which one of the following structure configurations as per Mintzberg P most closely conforms to. So यहाँ पे सो अकॉर्डिंग टू मिंट्सबर्ग हमारा यहाँ पे प्रोफेशनल देखो, अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है दैट इज़ देयर आर मैनी रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू फॉलो, मतलब जैसा लिखा है वैसा रूल वैसा प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा, सो दैट शुड बी मशीन ब्यूरोक्रेसी। सो मशीन ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती है जहाँ पे प्रॉपर रूल्स जैसा है वैसा ही फॉलो करना होता है, एक तरह से मशीन की तरह काम करना होता है, जैसा काम है वैसा, कुछ भी अपना इनिशिएटिव नहीं लगा सकते, कुछ भी अपनी एडवाइस नहीं दे सकते। सो 13th का आंसर वुड बी सी। नाउ कम्स 14th इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एच कंपनी। हमें स्ट्रक्चर देखना है। एच कंपनी मेक्स वैरायटी ऑफ अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स वो बनाता है, इंक्लूडिंग बाईसाइकिल्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल ही अलग चीज़ें। It is aware that each of the products require very different strategies and functions. He wishes to use a structure that will allow each product to be managed separately, but wishes to minimize overall administrative cost. So that means इसको हम कहेंगे divisional structure. तो divisional structure क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे products बनाता है, तो हर product के लिए वो अलग department करेगा. That would be the best option for him. 15th, P is a firm of accountants which prepares financial statement for its customers. Okay. According to Mintzberg organizational model, the junior accountant who prepare customer financial statement would be classified within which of the following building blocks? तो यहाँ एक काम ये वो loss of control over key operating decisions and reduction in goal congruence. So which of the following structure results in potential loss of control? हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर में होता है। अब डिविजनल स्ट्रक्चर हमारा मुझे यहाँ कहीं दिखा ही नहीं। मैट्रिक्स तो फंक्शनल डिविजनल दोनों होता है, तो यहाँ पे तो पूरा लॉस नहीं होता। एंटरप्रेन्योरियल में सारा कंट्रोल हमारे पास होता है, फंक्शनल में भी सारा कंट्रोल मेरे बंदे के पास होता है, क्योंकि उसने प्रोडक्ट को अलग अलग थोड़ी करा हुआ है। फंक्शंस अलग अलग है लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही है ना, सारा फाइनेंस कंट्रोल तो वही कर रहा है, सब कुछ वही कंट्रोल कर रहा है। सो जोग्राफिक इज़ अ काइंड ऑफ डिविजनल कि मैंने अलग अलग एरिया के अलग अलग बंदे अपॉइंट कर दिए कि इस एरिया का सारा काम तुमने देखना है जैसे मर्जी करके। सो दैट मीन्स वहाँ पे मेरा लॉस ऑफ कंट्रोल होता है। तो 16th का आंसर है डी। ठीक है,
तुम समझ रहे हो गाइस किस तरह से आंसर निकालना है. नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स. 17, tall organizations typically have narrow span of controls. Yes, tall organizations का narrow span of control होता है, ये तो हमने पढ़ा ही था. True. A flat organization is one which have shorter scalar chain. So flat organization क्या होती है guys? Flat organization is like this. बंदा, इसके अंदर 2 बंदे और इसके अंदर काफ़ी सारे बंदे. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है? क्वेश्चन में इसने पूछा है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन इज वन विच हैव शॉर्ट स्केलर चेन. तो स्केलर चेन क्या होती है? एक ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको, देन दिस, देन दिस, देन दिस. ये होता है स्केलर चेन. तो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में तो हमारे लेवल्स ही कम होते हैं. सो जब लेवल कम होंगे तो शॉर्ट होगी स्केलर चेन हमारी. ये सीधा इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको एंड ये इसको. तो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन इज वन दैट हैज अ शॉर्ट स्केलर चेन. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट, तो दोनों हो जाएंगे हमारे ट्रू. नेक्स्ट आता है 18th, कंसिडर द फॉलोइंग बेनिफिट्स रिड्यूस्ड ट्रेड. पहले क्वेश्चन में क्या करना है, सॉरी, Which one of are the advantages of centralization of decision making within an organization? कि अगर सारे डिसीजन सेंट्रलाइज लिए जाते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे. सो सबसे पहले रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट होगा क्योंकि जब सारे डिसीजंस खुद ही लिए जाएंगे तो एम्प्लॉय को हमें बार बार ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी कि इस सिचुएशन में ऐसे ऐसे डिसीजन लेना. तो 1 is true. बेटर लोकल डिसीजन ड्यू टू लोकल एक्सपर्टीज. मतलब हमने हर एरिया का अलग बंदा डिसाइड किया हुआ है और वो पर्सन अपने एरिया के डिसीजंस खुद लेता है. बट सेंट्रलाइज में तो ऐसा होता ही नहीं है. सेंट्रलाइजेशन मीन्स सारे डिसीजन एक ही बंदा लेते हैं. बेटर मोटिवेट टू स्टाफ. मोटिवेशन बिल्कुल नहीं मिलता है इसके अंदर क्योंकि ये तो बेसिकली मशीन ब्यूरोक्रेसी होगी कि जैसा काम मिले वैसा करो, खुद कुछ भी नहीं सोच सकते. रिडक्शन इन सब ऑप्टिमल बिहेवियर. तो देखो गाइज, यहाँ पे अब एक आंसर देने का क्या हो सकता है. हमें पता है फर्स्ट सही है, दैट मीन्स ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. सेकंड नहीं है, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, तो हमारा आंसर बचा डायरेक्टली ये. ऑनेस्टली रिडक्शन इन सब ऑप्टिमल बिहेवियर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है. सब ऑप्टिमल बिहेवियर बेसिकली कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि मतलब कम डिसीजन या जो बेस्ट डिसीजन होता है, या बेसिकली सब ऑप्टिमल बिहेवियर को यू कैन से कि जब हमारा सेंट्रलाइज डिसीजन नहीं लेता है. सो दैट मीन्स जो हमारे मैनेजर्स हैं जो हो सकता है बेस्ट डिसीजन ना ले सकें अगर उनको ऑप्शन दिया जाए. तो इसीलिए जब इनको ऑप्शन ही नहीं दिया जाता कि तुम डिसीजन लो, तो इसीलिए हमारा सब ऑप्टिमल बिहेवियर, सब ऑप्टिमल डिसीजन होता ही नहीं है. हमारा सीधा मेन फाइनल डिसीजन ही होता है. सब ऑप्टिमल बिहेवियर, सब ऑप्टिमल डिसीजन बेसिकली क्या होता है कि मैनेजर्स अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेंगे विच माइट नॉट बी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन या माइट नॉट बी एप्ट. उससे बेटर भी ऑप्शन कोई हो सकता है ओनर के दिमाग में. सो जब इनको डिसीजन ही नहीं लेने की अथॉरिटी, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है. दैट मीन्स रिडक्शन इन सब ऑप्टिमल बिहेवियर. सो आंसर इज डी. मैंने तो बिना इसको देखे यहीं से आंसर निकाल दिया था, मैंने देखा भी नहीं था इसके बारे में. चलो 19th. So 19th is Sansa company is planning to outsource all of its functions into third party supplier, even those that it feels are core activity which give company competitive advantage in marketplace. ये तो सिंपल वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के सब कुछ आउटसोर्स कर दिया. हॉलो ऑर्गेनाइजेशन तो सिर्फ नॉन कोर एक्टिविटी आउटसोर्स करती है, कोर एक्टिविटी तो अपने पास ही रखती है. 20. Sandra manufactures motor vehicles. She has recently decided to stop manufacturing of car windows and instead it will buy the windows ready-made from the external supplier. The remaining components of the motor vehicle will continue to be made by Sandra. So देखा जाए तो दिस इज़ अ हॉलो ऑर्गेनाइजेशन कि कोर खुद के पास है, नॉन कोर बाहर है. तो वर्चुअल तो होगी नहीं, शेयर्ड सर्विस भी नहीं होगी.
मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का तो कोई लिंक ही नहीं है इससे, ये तो स्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो शेयर्ड सर्विस कोई सर्विस भी नहीं है, वर्चुअल तो होता है सारा काम बाहर देना, तो इट इज़ अ मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, इट विल बी अ मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट 21, एक सेकेंड गाइस। Offshoring refers to the transfer of country at lower wage rates. This is false. Offshoring का मतलब होता है काम दूसरी कंट्री में भेजना ताकि वहाँ के ही एम्प्लॉयज़ करें एट अ लोअर वेज रेट। ऐसा नहीं होता कि अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर भेजो। कौन सा बंदा ऐसा होगा जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके कम पैसे लेगा? लोग बाहर जाते हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, ये बाहर भेज रहे हैं कम पैसे के लिए। सो दिस इज़ ऑफ कोर्स फॉल्स। 22. Adopting a shared service approach refers to centralization of internal service within the organization. The operations of internal service will be unaffected. नहीं, सेंट्रलाइज तो नहीं होती। सेंट्रलाइज मतलब ये थोड़ी है कि सारी ओनर के पास होती है, दिस इज़ नॉट ट्रू। तो इसमें तो बेसिकली क्या होता है, हमने अपनी एक एक्टिविटी आउटसोर्स कर दी। जो 3 डिपार्टमेंट्स है हमारे, तीनों डिपार्टमेंट्स की कोई एक सिंगल एक्टिविटी को हमने अलग अलग जगहों पे देने की बजाय एक ही पर्सन को आउटसोर्स कर दिया, जैसे कॉल सेंटर। सो दैट इज़ नॉट सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मतलब कि हम उसके डिसीजन नहीं लेते, ठीक है ना। सो दैट इज़ नॉट अ सेंट्रलाइज इंटरनल सर्विस। तो आई शुड से दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि मुझे ये इतनी एक्यूरेट नहीं लगी। 23rd, स्टार्क लिमिटेड, अच्छा टोनी स्टार्क, सबको याद आ गया एवेंजर्स। Stark Limited is a company that currently manufactures metal tubing. It has recently decided to open a series of new manufacturing plants within country H, which it believes will help it to break into European market. Which level of strategy planning would this decision relates to? कि अगर अलग जगह पे उसने नया प्रोडक्ट, नई मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ टॉप लेवल डिसीजन। टॉप लेवल डिसीजंस मतलब स्ट्रैटेजिक डिसीजन में गोल्स चेंज हो रहे हैं, उसके टारगेट चेंज हो रहे हैं, दैट इज अ स्ट्रैटेजिक एंगल। देयर आर 3 लेवल ऑफ प्लानिंग within an organization. Which level of planning is usually undertaken by organizations junior management? तो junior management तो operational level की decisions लेते हैं, of course, ये तो पता ही है हम सबको, simple है। तो this is operational। 25th, when considering roles of different departments, which one of the following is likely to be concerned with identifying and satisfying customer needs? अलग अलग रोल्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। तो कौन सा डिपार्टमेंट इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स? पहली बात, प्रोडक्शन का इससे कोई लिंक नहीं होता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी इससे कोई लिंक नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो जो प्रोडक्ट बनाना है उसको देखते हैं कि कैसे वो बनाना है, ये काम होता है मार्केटिंग वालों का। मार्केटिंग करते टाइम उनका फर्स्ट स्टेप ही ये होता है कि वो ये देखते हैं कि कस्टमर की नीड्स पूरी हो और जो चीज़ कस्टमर को चाहिए हम वो ही बनाएं। दिस इज़ अ जॉब ऑफ मार्केटिंग पीपल। 26, एन ऑनलाइन रिटेलर यूज 4 P's मार्केटिंग मिक्स मॉडल शुड कैटेगराइज इट्स वेबसाइट्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लेस। वेबसाइट किस कैटेगरी में आते हैं? ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। वेबसाइट तो आता है कि कौन सी जगह पे मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है। 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट तो वेबसाइट में नहीं आएगा, प्राइस भी नहीं आती, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रमोशन होता है एडवर्टीजमेंट। इसमें ये नहीं कह रहा कि वो वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट कर रहा है, वो कह रहा है कि वो कैटेगराइज कर रहा है उसकी वेबसाइट कि वो वेबसाइट से ही अपना सामान सेल करेगा। दैट इज़ अ प्लेस जहाँ से उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। 27, a company with a marketing orientation believes that, marketing orientation मतलब जो ये सोचती है कि कस्टमर सेटिस्फाई रहें तभी हम मार्केट में आगे ग्रो करेंगे। तो उसकी क्या बिलीफ होती है एक तरह से? तो प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड एक्टिवली एंड एग्रेसिवली। ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। मीटिंग कस्टमर नीड्स बेटर देन कॉम्पिटिटर्स इज द की टू कॉर्पोरेट सक्सेस, जैसा मैंने कहा था, तो बी इज द आंसर। द लेवल ऑफ सेल्स, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन इज द की कॉर्पोरेट सक्सेस, ऐसा कुछ नहीं है।
प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑप्टिमम क्वालिटी, ऐसा भी कुछ नहीं है। मार्केटिंग वाले की तो ओरिएंटेशन होती है कस्टमर की नीड्स पूरी हो तभी हमारा सामान बिकेगा। 28, द यूज ऑफ बेसिक रादर देन एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स इज मोर अप्रोप्रिएट व्हेन अ कंपनी। सो एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स अगर नहीं यूज करना, बेसिक मार्केटिंग मिक्स यूज करना है, वो कहाँ चल सकता है हमारा? सो एक्सटेंडेड मार्केटिंग हमारे ethical, the use of basic case of manufacturing of a product, तो डायरेक्टली इंटरैक्ट विद कस्टमर सच एज सुपरमार्केट, नहीं, इसका कोई रोल नहीं है ऐसे। स्पेशलाइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स दैट आर देन सोल्ड टू एन इंटरमीडियरी, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो यहाँ 4 पीस चलेंगे। प्रोवाइड सर्विसेज सच एज टेलीकम्युनिकेशन, नहीं, यहाँ पे तो हमें फिजिकल और पीपल चाहिए तो ये नहीं है। एम्स टू मिनिमाइज इट एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग, नहीं, हमारा मार्केटिंग मिक्स का ऐसा कोई मतलब नहीं होता कि हमें एक्सपेंडिचर कम करना है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो आंसर इज बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 29th, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो मुझे सिंपल दिख रहा है अपना पब्लिक रिलेशन, पीपल प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस। हालांकि पीपल जो होता है हमारे एक्सटेंडेड है लेकिन है, पब्लिक रिलेशन तो होता ही नहीं। नेक्स्ट 30th इज what element of marketing mix are the following situation concerned with? Okay, situation number 1, Aaron company manufactures and sell board games. It is currently considering the packaging quality and design, तो simply ये तो product ही हो गए, place का तो कोई link ही नहीं है इससे। A key decision when reviewing the marketing mix is to whether to sell directly to customer or indirectly to intermediary. That means this is related to place, कि कैसे हमने अपना प्रोडक्ट सेल करना है। ठीक है, स्पेसिफिक लाइंस पढ़ के हमें ध्यान से देख के ही अपना आंसर निकालना है। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस करने से पहले तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर, दैट मीन्स तुम आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट 31, customers will be willing to pay more. What type of pricing strategy is the business considering? तो pricing strategy यहाँ पे क्या होगी? It should be penetration pricing नहीं, going rate pricing नहीं, price skimming नहीं, it should be price discrimination, कि charging different products or different price of the product in different markets. ठीक है, so this should be price discrimination. Next 32, printers are available to buy very cheaply. However, the cartridge required to operate them are expensive. What kind of pricing strategy that the printer manufacturer using? So this is captive product pricing, कि एक product सस्ता और उसी में यूज़ होने वाला दूसरा product जो होगा that will be costly. So this is captive price. ठीक है, तो प्राइस पेनिट्रेशन भी नहीं चलेगा इसमें, प्राइस स्कीमिंग भी नहीं होगा, गोइंग रेट प्राइस भी नहीं होगा। ठीक है, कम पहले काम कर प्रोडक्ट का रखो, तो इस चीज़ का इन तीनों से कोई लिंक ही नहीं था, दैट्स वाई कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग इज ऑल्सो अ ऑप्शन। चलो 33, एट विच स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट
process will be the organization have to segment its market. At which stage of strategic management process will the organization have to segment its market? अब अगर market को segment करना है तो कौन सी जगह पे आके strategic management process में आएगा? Analysis भी हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, रिव्यू में तो आएगा ही नहीं, रिव्यू तो सामान से रिलेटेड होता है, सर्विस से रिलेटेड होता है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है काम करना, तो इट्स नॉट ऑल्सो रिलेटेड विद हमारा मार्केटिंग। हैव टू सेगमेंट इट्स मार्केट, तो मार्केट को सेगमेंट करना कि कहाँ कहाँ अपना प्रोडक्ट सेल करना है। आई थिंक वो एनालिसिस में भी हो सकता है, चॉइस में भी हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग वो चॉइस में ज़्यादा लग रहा है मुझे। चॉइस में इसलिए क्योंकि हम चॉइस करेंगे हमें कहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल करना है। एनालाइजिंग तो होता है हम पूरा अपना प्रोडक्ट एनालाइज कर रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, मार्केट में किसकी डिमांड है, दैट वी आर डूइंग। चॉइस होती है कि वी आर अबाउट टू चूज कि कहाँ पे आके हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, सेकंड चैप्टर भी। प्रमोशन is about encouraging customers to buy the organization's product or service by moving them in 4 stages। ठीक है, प्रमोशन के हमारे 4 स्टेजेस थे, उसके स्टार्टिंग के सीरीज क्या थी? का देन जब इंटरेस्ट आएगा तो उनको डिज़ायर होगी, हाँ हमें ये प्रोडक्ट लेना है, मार्केट में जाते हैं। एंड देन एक्शन कि अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करो हर जगह ताकि वो चाहे तो अपना प्रोडक्ट ले ले। सो पहला इज अवेयरनेस, सेकंड यहाँ पे आ रहा है, देन इंटरेस्ट फोर्थ यहाँ पे आ रहा है, देन डी डिज़ायर थर्ड और पहला एक्शन। तो ए इज़ द आंसर, यहाँ पे है सेकंड, थर्ड हमारा है सेकंड, फोर्थ, तो इसका मैं लिख देता हूँ अवेयरनेस का सेकंड, आई इंटरेस्ट फोर्थ, डिज़ायर इज थर्ड एंड ए इज फर्स्ट। तो सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, सो ए इज द आंसर। ठीक है, तो गाइज एक चीज़ अभी तक एग्जाम किट जब मैंने सॉल्व की तुमने क्या नोटिस करी होगी कि मैंने एक्चुअली इस चैप्टर को पहले पूरा पढ़ा था, इसलिए मुझे सारे पॉइंट्स याद रहे। ठीक है, तो तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिवाइज ऑल दी चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स तुम्हें पहले अच्छे से रिवाइज करने पड़ेंगे पूरे, उसके बाद ही जाके तुम क्या कहते हैं इसके एग्जाम किट सॉल्व करना। बिना चैप्टर पढ़े या चैप्टर सारे पढ़ने के बाद देन एग्जाम किट इज़ डिफ़िकल्ट। एक चैप्टर पढ़ो, एग्जाम किट सॉल्व करो, 2 चैप्टर पढ़ो, उसकी एग्जाम किट सॉल्व करो, और चैप्टर अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलो गाइज अभी ये बनाता हूँ, आगे आके फिर नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा। चलो बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।